हेलो दोस्तों। आज का कहानी है माँ का अपना कमरा। माँ, आपका फ़ोन दो ना, मुझे अपनी दोस्त से बात करनी है। रात के 9 बजे दीप्ति कामिनी जी से फ़ोन मांग रही थी। इस समय किससे बात करनी है? माँ, मेरी क्लास की लड़की है, नाम है चंदा। आप नहीं जानती हो। आप तो ऐसे पूछते हो जैसे आप सबको जानते हो। कामिनी जी फ़ोन दे दी। लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद जब कामिनी जी दीप्ति के कमरे में गई तो दीप्ति फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कामिनी जी को देखकर थोड़ा इधर उधर की बातें कर फ़ोन रख दी। कामिनी जी कुछ बोली नहीं, चुपचाप बेड पर लेट गई। दीप्ति 1 घंटे की पढ़ाई और कर फिर सोने आई। कामिनी जी को नींद नहीं आई थी, बस आंखें बंद कर लेटी थी। दूसरे दिन सुबह और दिन की तरह ही दिन निकला। दीप्ति रोज की भांति सुबह उठ तैयार हो स्कूल चली गई। शाम को जब दीप्ति टीवी पर कार्टून देख रही थी तब कामिनी जी बोली, दीप्ति बेटा, तुम सब दोस्त तो रोज स्कूल में मिलते हो, फिर रात को क्या बात करते हो? पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना और फोकस करना चाहिए। दोस्ती यारी तो ज़िंदगी भर चलती है, लेकिन ये समय लौट के नहीं आएगा। माँ, मैं नहीं 9वीं क्लास में हूँ। मेरे क्लास के सब बच्चों के पास उनका फ़ोन और उनका अपना कमरा है। कोई भी लड़की अपनी माँ के साथ नहीं सोती। आप अपने कमरे मतलब पापा के कमरे में क्यों नहीं सोती? आखिर कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए ना। कामिनी जी सन्न रह गई। थोड़ा खुद को शांत कर कर बोली, फ़ोन तो तुम्हें तेरी 10वीं परीक्षा के बाद ही मिलेगा। जहाँ ज़रूरी है वहाँ रोक टोक भी होगी, तुम्हें भी और तेरे भाई को भी। रही बात तेरे कमरे की बात, तो मुझे नहीं मालूम था कि माँ का साथ सोना बेटी को इतना बुरा लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि तेरे कमरे में और तेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी ना करूँ। वो क्या है ना, माँ का घर में आज तक अपना कोई कमरा ही नहीं है और ना मुझे आज तक प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ी। दीप्ति समझ गई कि माँ को बहुत बुरा लगा है, लेकिन अब क्या बोले। उस रात कामिनी जी सोने के लिए अपना कमरा मतलब पति के कमरे में आई। पति देव जी बोले, आज मेरे कमरे में क्या बात है? कामिनी जी का मन तो पहले ही भुना था, पति जी की बात सुनकर और जल भुन गई। हाँ, बेटी ने कहा कि वो उसका कमरा है इसलिए यहाँ आई थी, लेकिन ये कमरा भी मेरा कहाँ है? ये तो मेरे पति मतलब आपका कमरा है। मेरा कमरा इस घर में है कहाँ? गुस्से में कामिनी जी हॉल में जा बैठ गई। सोफे पर एक तकिया लगाकर पैर फैलाकर लेट गई। नज़र ऊपर छत पर लगे पंखे पर अटक गई। छत देखते देखते उन्हें अपने बचपन की याद आ गई। गर्मियों में छत पर सोते थे घर के सारे बच्चे। जब तक नींद नहीं आए आसमान के झिलमिलाते तारे साफ आसमान में देखते। कितना खूबसूरत लगता था रात को आसमान में तारे देखना। शायद शादी के बाद से कभी देखी ही नहीं। कितना सुंदर लगता था उन तारों को देखना। कामिनी जी को याद आया कि उसे रोमांटिक नावल पढ़ना कितना पसंद था। पढ़ते पढ़ते ऐसे खो जाती कि कहानी का पात्र खुद बन जाती। किताबों में पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता जैसे वो कहानी खुद वो जी रही है। अपने हाथों को देखते हुए याद आया कि उन्हें मेहंदी लगाना कितना पसंद था। हाथों से मेहंदी छूटती नहीं कि मेहंदी की कोन ले फिर बैठ जाती। अपने हाथ में ना सही आसपास की लड़की और महिलाओं को भी लगाती, लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारी और बच्चों की परवरिश में ऐसी उलझी कि कभी तीज त्यौहार पर भी मेहंदी लगाना होता तो हथेली के बीच में सिर्फ एक बड़ा सा गोल बिंदी बना और उंगलियों के पोर में लगा इतिश्री कर लेती। और बच्चे और पति कहते हैं मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच कामिनी जी का मुख कड़वा हो गया। कामिनी जी 16 साल पहले रमेश जी से शादी कर 3 कमरों के इस बंगले में आई थी। रमेश जी का छोटा परिवार था। एक कमरे में सास ससुर और एक कमरे में खुद रमेश और कामिनी जी। एक कमरा फिर भी खाली रहता। धीरे धीरे रमेश जी का परिवार बढ़ा। सास ससुर शांत हो गए। एक 15 वर्षीय बेटी दीप्ति और एक 10 वर्षीय बेटा, दोनों को अपना अपना कमरा मिल गया। घर के थोड़ा पीछे एक कमरा था जो स्टोर रूम की तरह काम में आता था। घर के आगे एक छोटा बगीचा जहाँ 4 कुर्सियाँ लगी थी। कामिनी जी अपने घर को देखकर मुग्ध होती। लगता जैसे उनके घर जैसा सुंदर घर किसी और का है ही नहीं। रमेश जी थोड़ा तुनक मिजाज के थे। छोटी सी बात भी उन्हें चुभ जाती। कभी कभी कुछ बात बढ़ जाने पर कामिनी जी रमेश जी के कमरे से निकल बेटी दीप्ति के कमरे में सोती।
रमेश जी बाद में मना लेते तो फिर कामिनी जी वापस अपने रूम में सोने लगती। कामिनी जी को रूठने से कहीं ज़्यादा रमेश जी का मनाना पसंद था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कामिनी जी रूठी तो रमेश जी मनाए नहीं और कामिनी जी वापस अपने कमरे में आई नहीं। वो बेटी के साथ ही सोने लगी। 3 साल हो गए थे कामिनी जी को बेटी दीप्ति के कमरे पे सोते हुए। इस बार बेटी और पति दोनों ने अपना कमरा होने की दुहाई दी तो कामिनी जी तिलमिला गई। इतने सालों से इनके प्यार के लिए जीते आई हूँ और इन्हें अपना कमरा प्यारा है। दूसरे दिन कामिनी जी रमेश जी को बोली, मुझे 15,000 रुपये चाहिए। रमेश जी बोले, इतने पैसे क्यों चाहिए? मुझे काम है। कामिनी जी बोली, हाँ पर क्या काम है? मुझे चाहिए, बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ पैसे दीजिए। पत्नी कामिनी जी का उखड़ा मूड देखकर रमेश जी ना उलझने में ही अपनी भलाई समझे। अगले दिन कामिनी जी स्टोर में जा जरूरी चीज़ें छांट हटाने लगी। बाकी सब फालतू की चीज़ों को कबाड़ में बेच दी। एक मजदूर बुलवा कर उसका रंग रोगन करवा कर कमरा व्यवस्थित कर ली। बढ़ई को बुला पुराने टूटे अलमारी मेज कुर्सी को बनवा नया कर लिया। 5 दिन का काम करवाने के बाद कामिनी जी अपने कमरे में शिफ्ट हो गई। जब रात को 10 बजे रमेश जी कामिनी जी से पानी मांगने के लिए आवाज़ लगाई और कोई जवाब नहीं मिला, तब रमेश जी बेटी दीप्ति के कमरे में कामिनी जी को देखने गए। जब वहाँ भी कामिनी नहीं मिली तो दोनों पिता बेटी पीछे के स्टोर रूम की तरफ गए। अंदर कमरे का नज़ारा देख तो उनके होश उड़ गए। कमरे में पलंग साइड टेबल लगा था। फर्श पर पलंग के नीचे एक खूबसूरत दरी थी। एक तरफ आलमारी लगा था जहां कामिनी जी के सारे कपड़े करीने से रखे थे। आलमारी के आगे के दरवाजे पर आईना लगा था। छत पर रात में आसमान में झिलमिलाते तारों की पेंटिंग की गई थी। बिस्तर में लेट अगर छत देखो तो ऐसा आभास देता कि खुले आसमान में झिलमिलाते तारों के नीचे सो रहे हैं। बिस्तर के किनारे एक 5 फीट ऊंचा यू आकार का रीडिंग लैंप लगा था। जब रात को या रोशनी की ज़रूरत पड़ने पर उस लैंप को आसानी से अपने पास थोड़ा खिसका लो और ज़रूरत खत्म होने पर किनारे कर दो। दीप्ति और रमेश जी कमरे में चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर देख रहे थे। कामिनी जी मेहंदी का कोन ले अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। रमेश जी और दीप्ति को देख कामिनी जी बोली, इतने साल आप लोगों के लिए जी, लेकिन आप सब मुझे अपने कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मेरा अपना कमरा है और आप सब आ सकते हैं मेरे कमरे में, क्योंकि मुझे आप सब से बहुत प्यार है। मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। दीप्ति शर्मिंदा हो अपनी नज़रें झुका ली। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।